नेवर गिव अप, अर्थात कभी हार मत मानो। नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष अंक में मैं लेकर आया हूं शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण की विधियां, शिक्षण की युक्तियां एवं शिक्षण सूत्र से संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए 14 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आपको मैं सुझाव देता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, इसमें आपको काफ़ी सहायता मिलने वाली है। चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, सिनेमा क्लिप को देखने के बाद कक्षा में छात्रों के अधिगम को सुनिश्चित करने की उपयुक्त विधि है। इसका मतलब यह हुआ कि आपने बच्चों को कक्षा में कोई सिनेमा क्लिप दिखाई, उसको देखने के बाद कक्षा में छात्रों के अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी? प्रयोगशाला कार्य, कक्षा वार्तालाप, अधिन्यास लिखना या परियोजना कार्य? ध्यान से देख लीजिए, ये प्रश्न पहले पूछे गए हैं। प्रश्न का सही उत्तर यदि आपको आता है तो आप अवश्य ही बताने की कोशिश कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अधिन्यास लिखना। यह सबसे उपयुक्त होगा। अध्यास को अंग्रेजी में कहेंगे असाइनमेंट। तो जब कक्षा में किसी सिनेमा के क्लिप दिखाने के बाद विद्यार्थियों में अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका अधिन्यास यानी असाइनमेंट लिखने के लिए देना है। अधिन्यास लिखने में वे अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभव का प्रयोग करेंगे। जैसे आप बच्चों को कहीं टूर पर ले जाते हैं तो फिर उसके बाद आप उसकी समरी लिखने के देते हैं, बच्चा उसे देखता है। इसी प्रकार जब आप कोई क्लिप दिखाओगे फिर बच्चों का आप असाइनमेंट लिखने के लिए दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में खोजपूर्ण सर्वेक्षण को एक विधि के रूप में इस्तेमाल करने का शिक्षार्थियों में बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? क्लास में खोजपूर्ण सर्वेक्षण को एक मेथड के रूप में यूज करना शिक्षार्थियों में यानी विद्यार्थियों में क्या बढ़ाता है? पहला, अनुसंधान कौशल, चिंता, जिज्ञासा या अन्वेषण कौशल? प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, जिज्ञासा। और यह प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे क्रियाकलाप में छात्र शारीरिक तथा मानसिक रूप से सक्रिय रहते हुए ज्ञान की खोज करते हैं, अर्थात वे स्वयं सीखते हैं। इसमें शिक्षक समस्यात्मक वातावरण का निर्माण करता है और सभी छात्र समस्या के संबंध में चिंतन और निरीक्षण करते हैं तथा अंत में निर्णय निकालते हैं। तो उनमें जिज्ञासा बढ़ती है इसके माध्यम से। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, यहां पर क्या पूछा गया है पढ़ लीजिए। सभी बच्चों से एक जैसा उत्तर प्राप्त करने पर जोर देने के क्या विपरीत प्रभाव हो सकते हैं? ध्यान से प्रश्न को समझ लीजिए। कई बार टीचर्स क्या करते हैं कि सभी बच्चों से एक जैसा उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं या करवाते हैं। तो सभी बच्चों से एक जैसा उत्तर प्राप्त करने पर जोर देने के क्या विपरीत प्रभाव हो सकते हैं? पहला, यह बच्चों को एक दूसरे से नकल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह बच्चों को शिक्षकों की बात सुनने के प्रति प्रोत्साहित करेगा। यह तो नहीं हो सकता है। बच्चे कक्षा में बोलने से हिचकेंगे। यह भी नहीं हो सकता। बच्चों की अपनी समझ और कल्पना के विकास में बाधा पड़ेगी। अब आप ध्यान से देख लीजिए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न का सही जवाब बताने की आप कोशिश कीजिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों की अपनी समझ और कल्पना के विकास में बाधा पड़ेगी। तो जब एक जैसा उत्तर बताने के लिए आप बच्चों पर जोर डालोगे तो बच्चे उस उत्तर को कहीं से रट लेंगे और वो अपनी समझ और अपनी कल्पना का यूज नहीं करेंगे और विकास में उससे बाधा पड़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न का सही उत्तर होगा।
ध्यान से आप समझ लीजिए। इसलिए बच्चों से मुक्त उत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि बच्चे अपनी कल्पना, अपनी समझ और अपने अनुभवों का उपयोग करते हुए प्रश्न का उत्तर दे सकें। ठीक है, तो कभी भी बच्चों को एक जैसा उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी समझ, उनकी कल्पना और उनकी अनुभवों के आधार पर प्रश्न का उत्तर प्राप्त करवाना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षण के अन्वेषण दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण परिणाम होता है। शिक्षण परिणाम यानी टीचिंग रिजल्ट। तो शिक्षण के अन्वेषण दृष्टिकोण में, अन्वेषण यानी खोज, अन्वेषण दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण परिणाम होता है। क्या होता है? हेरफेर, संकल्पनात्मक समझ, प्रबलन या रटना। इस प्रश्न का सही उत्तर यदि आपको आता है अवश्य बताइए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, संकल्पनात्मक समझ। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण में छात्र समस्या की अनुभूति करते हैं, उसके विषय में सोचते हैं, निरीक्षण एवं परीक्षण करते हैं तथा निष्कर्ष निकालते हैं। इससे छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और संकल्पनात्मक समझ विकसित होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये प्रश्न पहले पूछे गए हैं, ध्यान से देख लीजिए। आपको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की तरफ ध्यान देना है। वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा है, तो जो ऑप्शन बच्चों के फेवर में सबसे अधिक होगा वही आंसर की तरफ जाएगा। अगला प्रश्न है, अन्वेषण अधिगम की प्रक्रिया में छात्र खुद को मानते हैं। अन्वेषण अधिगम या खोज अधिगम। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, अनुसंधान करना, शोध करना। तो अन्वेषण अधिगम यानी लर्निंग की प्रक्रिया में छात्र खुद को मानते हैं। क्या मानते हैं? खोजकर्ता नहीं मानते, सुविधा प्रदाता नहीं मानते, शिक्षक नहीं मानते, बल्कि ये अपने आप को वैज्ञानिक मानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। और आपको ये बता देता हूं, अन्वेषण नीति उसको कहते हैं जिसमें छात्र शारीरिक तथा मानसिक रूप से सक्रिय रहते हुए ज्ञान की खोज करते हैं, अर्थात स्वयं सीखते हैं। इस विधि में शिक्षक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है कि छात्रों के सामने समस्या उत्पन्न हो जाए, सभी छात्र समस्या के संबंध में चिंतन करें और निरीक्षण करें तथा अंत में उसके निर्णय या कहें निष्कर्ष निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ध्यान से देख लीजिए, और ये प्रश्न पहले पूछे गए हैं, अच्छे से हल कर लीजिए। अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि किस स्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त विधि होगी? यहां पर 2 शब्द हैं, सर्वाधिक है, उपयुक्त है। व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड। तो व्याख्यान विधि किस स्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त विधि होगी? इन 2 शब्दों पर ध्यान दीजिए आप। पहला ऑप्शन है अभिरुचि के विकास व पाठ्य सामग्री के संपूरक के रूप में, जब पाठ्य सामग्री का पूर्ण रूप से प्रतिपादन करना हो, जब विवादास्पद विषयों को पढ़ाना हो, उपद्रवी कक्षा का ध्यान आकृष्ट करने के लिए। देखा जाए आपको सारों ऑप्शन सही लग रहे होंगे। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अभिरुचि के विकास व पाठ्य सामग्री के संपूरक के रूप में व्याख्यान विधि सर्वाधिक उपयुक्त विधि होगी। ये आप समझ लीजिए, और यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जाता है। आपको बता देता हूँ कि व्याख्यान विधि से अधिक विषय वस्तु को कम समय में पढ़ाया जा सकता है। जब कंटेंट अधिक है यानी विषय वस्तु अधिक है, समय कम है, तो कम से कम समय में आप उसे पढ़ा सकते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। और ये प्रश्न भी पहले एग्जाम में आया है, केवीएस और एनबीएस के एग्जाम्स में। अगला प्रश्न है, प्रकृति के अनुसार शिक्षित करने से अभिप्राय है। प्रकृति यानी नेचर के अनुसार शिक्षित करने से क्या अभिप्राय है? पहला, प्रकृति के नियमों का अध्ययन करना और शैक्षिक प्रक्रिया में उनका उपयोग करना। क्या ये इसका उत्तर हो सकता है? ऑप्शन नंबर 2, जीवन में कृत्रिम की बजाय प्राकृतिक की ओर उन्मुख या अभिमुख होना।
तीसरा है प्राचीन काल के आश्रम पद्धति की भांति प्रकृति की गोद में शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करना, या मानव विकास में प्राकृतिक नियमों के अनुसार शिक्षित करना। आपको चारों ऑप्शन एकदम सही लग रहे होंगे। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मानव विकास में प्राकृतिक नियमों के अनुसार शिक्षित करना। प्रकृति के अनुसार शिक्षित करने से अभिप्राय है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि यह सबसे बेस्ट होगा इसके लिए। ध्यान से समझ लीजिए आप, ठीक है। और यह भी आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रकृतिवाद रटने तथा निष्क्रिय अभ्यास की विधि का विरोध करता है। यह रटने और निष्क्रिय प्रैक्टिस की विधि का विरोध करता है। प्रकृतिवाद करके सीखने एवं अनुभव द्वारा सीखने यानी एक्सपीरियंस द्वारा लर्निंग और लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांतों पर आधारित विधियों के प्रयोग पर बल देता है। तो मानव विकास में प्राकृतिक नियमों के अनुसार शिक्षित करना इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से पढ़ लीजिए इसे। एक स्टेटमेंट है, आप इसे पढ़ोगे तभी आप इसे समझ पाओगे। यहाँ पर दिया गया है, एक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया जाता है, ध्यान से देख लीजिए, और उन्हें सावधानी पूर्वक बनाए गए प्रश्नों के माध्यम से हल तक पहुंचाया जाता है। वे पास में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य सामग्री प्रयोग में ला सकते हैं। प्रयोग में लाएगी शिक्षण विधि है। अब आप स्टेटमेंट को समझ लीजिए पहले कि ये कह क्या रहा है कि एक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया जाता और उन्हें सावधानी पूर्वक बनाए गए प्रश्नों के माध्यम से हल तक पहुंचाया जाता है, यानी आंसर तक, सॉल्यूशन तक पहुंचाया जाता है, और बच्चे पास में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं या प्रयोग में ला सकते हैं। तो इसमें प्रयोग में लाएगी शिक्षण विधि कौन सी होगी? प्रयोगशाला विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, समाधान विधि या प्रोजेक्ट विधि? चारों ऑप्शन आपको अच्छे लग रहे होंगे। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, ह्यूरिस्टिक विधि। यह इसका उत्तर हो जाएगा। और मैं आपको यहाँ पर यह भी बता देता हूँ कि इस विधि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने। ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता या खोजकर्ता कौन है? आर्मस्ट्रांग है। और इसे अन्वेषण या खोज विधि भी कहते हैं। अन्वेषण विधि, अनुसंधान विधि, खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि एक ही है। इसमें छात्र शारीरिक तथा मानसिक रूप से सक्रिय रहते हुए ज्ञान की खोज करते हैं, अर्थात स्वयं सीखते हैं। इसमें शिक्षक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है कि छात्रों के सामने समस्या उत्पन्न हो जाए। सभी छात्र समस्या के संबंध में चिंतन करते हैं, निरीक्षण करते हैं और अंत में निर्णय निकालते हैं। यानी हम यह कह सकते हैं कि शिक्षक छात्रों के सामने समस्या उत्पन्न करता है, समस्याओं को सुलझाने के लिए उपयुक्त सामग्री प्रस्तुत करता है। तो आप इसे अच्छे से समझ चुके होंगे। ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि या अन्वेषण विधि, ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यहां पर पूछा गया है, शिक्षा की डाल्टन प्रणाली ... द्वारा विकसित की गई। यानी जो डाल्टन विधि है, डाल्टन मेथड है या कहें डाल्टन प्रणाली है, यह किसके द्वारा विकसित की गई? मारिया मॉन्टेसरी गलत है, जॉन डीवी गलत है, फ्रोबेल गलत है। प्रश्न का सही उत्तर है हेलन पार्कहर्स्ट। हेलन पार्कहर्स्ट ने डाल्टन विधि विकसित की थी। आप इसे ध्यान से समझ लीजिए। और आपको मैं यहाँ पर यह बता देता हूँ कि शिक्षा की डाल्टन प्रणाली हेलन पार्कहर्स्ट द्वारा विकसित की गई है। सन 1912 में अमेरिका की शिक्षा शास्त्री थी वो, कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट ने 8 से 12 वर्ष के बच्चों की अवस्था वाले बालकों के लिए एक नई शिक्षा योजना बनाई, जिसे डाल्टन विधि या डाल्टन प्रणाली कहा जाता है। तो कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट, ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न का सही जवाब होगा। शिक्षण विधियां, उनके जनक, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके संबंध में एक वीडियो बन चुकी है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे वॉच कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि का एक लाभ है कि... व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड का एक लाभ है, समस्या सुलझाने को सुगम बनाता है। ये तो गलत होगा।
विद्यार्थियों में उच्च अभिग्रहता होती है, ये भी गलत है। उपरोक्त सभी हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा, एक लघु अवधि में तथ्यात्मक सूचना का बड़ा भाग प्रकट करता है। यह इसका सही उत्तर होगा। जब आप लेक्चर मेथड यानी व्याख्यान विधि का प्रयोग करोगे तो आप लघु अवधि में यानी कम समय में तथ्यात्मक सूचना का बड़ा भाग यानी जो आपका कंटेंट है, आपकी विषय वस्तु है, उसका एक बड़ा भाग को तथ्यात्मक रूप से लघु अवधि में यानी कम समय में लेक्चर मेथड के माध्यम से बच्चों के सामने प्रकट कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। आप एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड का यूज करें कि जैसे इसका उत्तर ये नहीं हो सकता तो अब उपरोक्त सभी तो हो नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता, तो डायरेक्ट उसके बाद उत्तर के करीब आप पहुंचोगी। पहले आप एग्जाम हॉल में जो गलत आंसर है उन्हें काट दें और फिर सही उत्तर की तरफ बढ़ें, उससे आप आसानी से करीब आ जाओगे। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले कहाँ स्थापित किए गए? किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले कहाँ स्थापित किए गए? यूएसए गलत उत्तर, यूके में नहीं, डेनमार्क में नहीं, सही उत्तर है जर्मनी में सबसे पहले किंडरगार्टन स्कूल स्थापित किए गए थे। और किंडरगार्टन छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का एक रूप है जो घरेलू शिक्षा में बदलकर यानी घरेलू शिक्षा से बदलकर अधिक औपचारिक स्कूली शिक्षा में संक्रमित हो गया है। किंडरगार्टन में बच्चों को रचनात्मक खेल और सामाजिक बातचीत के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है और बच्चों में बुनियादी कुशलताओं का विकास किया जाता है। सबसे पहले इनकी शुरुआत या स्थापना जर्मनी में की गई थी। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर आता है अवश्य ही कमेंट सेक्शन में अपना जवाब पिन कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गतिविधि में प्रत्यक्ष पठन शामिल नहीं है? क्या पूछा गया है? नहीं है। तो कौन सी ऐसी विधि है यहाँ इन चारों में से जिनमें प्रत्यक्ष पठन यानी डायरेक्ट पठन शामिल नहीं है? पहला व्याख्यान, दूसरा समूह चर्चा, तीसरा विद्यार्थी वाद विवाद, चौथा है पाठन द्वारा पठन। पाठन यानी पढ़ना। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, बताइए क्या हो सकता है? 1 व्याख्यान यानी लेक्चर मेथड। और क्यों नहीं है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। व्याख्यान गतिविधि में प्रत्यक्ष पठन शामिल नहीं है। व्याख्यान का तात्पर्य है किसी भी पाठ को भाषण के रूप में पढ़ाने से। इसमें किताब का प्रत्यक्षतः उपयोग नहीं किया जाता। यानी जो लेक्चर मेथड होता है, व्याख्यान विधि होती है, इसमें टीचर्स क्या करता है, एक टॉपिक उठाएगा और उस पर एक लेक्चर देगा यानी एक व्याख्यान देगा। उसमें किताब का यूज ज़्यादा नहीं करेगा डायरेक्ट रूप से, बल्कि किसी टॉपिक पर एक बड़ा लेक्चर देगा और उसे हम कहेंगे व्याख्यान विधि। बाकी में जो समूह चर्चा है, बच्चे आपस में डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे यानी वाद विवाद करेंगे, और पाठन द्वारा पठन यानी वो पढ़ सकते हैं, तो इनमें तो प्रत्यक्ष होगा। लेकिन व्याख्यान में हम प्रत्यक्ष नहीं मानेंगे। ये प्रश्न भी पहले आया है। आज के जितने भी प्रश्न हैं ये पहले पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परियोजना आधारित निर्देशों का एक लाभ नहीं है? प्रश्न में क्या पूछा गया है? नहीं है। तो कौन सा परियोजना आधारित निर्देशों का एक लाभ नहीं है, यह हमें बताना है। पहला, चुनाव करने की अनुमति देते हुए विद्यार्थी प्रेरणा को बढ़ाता है। बिल्कुल सही। परियोजना आधारित निर्देशों के माध्यम से चुनाव करने की अनुमति देते हुए विद्यार्थियों की प्रेरणा को बढ़ाया जा सकता है, यह तो सही होगा। विद्यालय आधारित निर्देशों को वास्तविक जीवन से जोड़ता है, यह भी सही है कि इसके माध्यम से आप विद्यालय आधारित निर्देशों को वास्तविक जीवन से जोड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका गलत उत्तर होगा और यही इस प्रश्न का जवाब होगा। दोहराव द्वारा सीखने को सुधारता है, यह नहीं है। ठीक है, यह परियोजना आधारित निर्देशों का लाभ नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ध्यान से देख लीजिए। और शिक्षण अभिरुचि शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित इस सीरीज की यह 15वीं वीडियो है। पिछले 14 वीडियोज में हम कुल 317 प्रश्न हल कर चुके हैं। उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। आप उनके लिंक पर क्लिक करके उन्हें वॉच कर सकते हैं। आज का आखिरी प्रश्न ये रहा,
समूह परियोजन कार्य के विकास में सहायता करते हैं। समूह परियोजन कार्य के विकास में कौन सहायता करते हैं यह बताना है। पहला, मजबूत अंतरा समूह प्रतिस्पर्धा, प्राप्ति की वैयक्तिक संवेदना, सहयोग व समस्या सुलझाने को कौशल, उपरोक्त सभी नहीं हो सकता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, थर्ड हो जाएगा। सहयोग व समस्या सुलझाने को कौशल के विकास में सहायता करता है। तो समूह परियोजना कार्य सहयोग व समस्या सुलझाने के कौशल के विकास में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप इसके जवाब को समझ चुके होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, आपको ध्यान रखना है। आज की वीडियो में हमने कुल 14 प्रश्न हल किए, जो सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने ये वीडियो पूरी देख ली, अच्छे से समझ लीजिए, तो आप बताइए कि एक प्रश्न मैंने आपको पहले पूछा है और एक प्रश्न और आप बताएं कि डाल्टन विधि या डाल्टन प्रणाली को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है। इस प्रश्न का जवाब अवश्य बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए गंगा प्रकाश बसवी के साथ। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।